नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेड इंडिया में। आज इस इंटरव्यू सेशन में हम चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे, जो है हीमोफीलिया। और इस पे चर्चा करने के लिए हम सभी के साथ जुड़े हैं हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जगदीश शर्मा जी। नमस्कार सर, और स्वागत करती हूँ आपका मेड इंडिया में। थैंक यू, नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। सेशन की शुरुआत से पहले मैं सभी दर्शकों को थोड़ा सा हीमोफीलिया के बारे में बता देना चाहती हूँ। Hemophilia is a genetic and life-threatening bleeding disorder. Even with a minor injury or cut in hemophilic patients, blood does not clot normally due to the absence of clotting protein factors. If not taken care, recurrent and prolonged bleeding into joints and muscles can lead into permanent disability, and bleeding from the sensitive organs can even lead to death. The only possible treatment is infusion of life-saving drugs called anti-hemophilic factors, which is costly and neither produced or neither readily available in India. और अब मैं जो ऑर्गेनाइजेशन है हीमोफीली फेडरेशन इंडिया के बारे में बता देना चाहती हूँ। इट इज अ नॉन-प्रॉफिट self-help organization working for welfare of people with hemophilia. With the network of 90 chapters spread across the country, they aim to reach out to more and more and provide quality care, affordable treatment, education, and psychosocial and economic rehabilitation. सर, हमें बहुत खुशी है और आप एक बहुत ही नेक कार्य कर रही हैं, और हम आज हीमोफीलिया और आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फेडरेशन है हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा ब्रीफ मैंने हीमोफीलिया के बारे में बता दिया। मैं चाहती हूँ आप बताएं हीमोफीलिया के बारे में, और जैसे हमने अभी कोट किया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, कैसे हम समझें कि ये हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है और इसको रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि जब तक चीजें एग्रीगेट नहीं हो जाती हैं हम सचेत नहीं होते। एग्जैक्टली बहुत पहले तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद हूँ कि आपने एक ऐसे डिसऑर्डर के लिए समय निकाला, और इसके लिए इसको एक अवेयरनेस देने के लिए मैं सच में अपने दिल की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हीमोफीलिया जैसे कि नाम से अगर हम इसका हिंदी में लें तो एक जो हम कह सकते हैं रक्तस्राव। रक्तस्राव मीन्स कि उसके रक्तस्राव खून का अधिक बहना बिना किसी कारण के या छोटी मोटी चोट के कारण हीमोफीलिया, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स या रक्तस्राव ये होना बहुत ही एक रेयर डिसऑर्डर है। बहुत कम लोग इसके विषय में जानकारी रखते हैं, और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सेंसस के हिसाब से अगर जाया जाए तो 10,000 एक जो मेल बच्चे पैदा होंगे उसमें एक बच्चा हीमोफीलिक होगा। अब आपका जो प्रश्न था वो ये था कि कैसे ये समझा जाए कि किसको हीमोफीलिया है, और बेसिकली ये बाय बर्थ अभी तक जो हमारे पास जो हिस्ट्री है जिसमें 33% न्यू केसेस जो है जो जीन म्यूटेशन के साथ आ रही हैं, बट मोर देन 60% दे हैव देयर फैमिली हिस्ट्री। उनकी फैमिली हिस्ट्री है। जैसे मैं आई एम ए हीमोफिलिक, मैं अपने आप को मैं बताना चाहूंगा कि मेरे मदर शी वाज नॉट कैरियर बट शी वाज ए सफरर, और उनकी डेथ 90 में हो गई थी एट पीजीआई चंडीगढ़ में विदाउट एनी डायग्नोसिस। इसके अलावा मेरे दो मामा जी थे, उनकी डेथ हो गई थी 80 के डिकेड्स में घर पर ही, क्योंकि उस वक्त रक्तस्राव का कहीं भी डायग्नोसिस नहीं होता था। अब क्या होता है कि बच्चा जैसे ही छोटा बच्चा होता है तो जैसे ही वो क्रॉलिंग करने लगता है तो उसके जो नी जॉइंट्स हैं और जो एल्बो के जो जॉइंट्स हैं उसके ऊपर जैसे ही थोड़ा वजन पड़ता है तो वहां पर ब्लूइश स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है, और ए लिटिल बिट्स स्वेलिंग्स, छोटा वो दोनों जॉइंट घुटना और एल्बो का जो जॉइंट है वो सूजना शुरू हो जाते हैं, और बच्चा थोड़ा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है।
ये बहुत स्टार्टिंग के मैं आपको बिंदु बता रहा हूँ कि जैसे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चे को कहीं भी हीमोफीलिया है, रक्त या रक्त संबंधित, रक्त स्राव से संबंधित कोई इशू है या कोई बीमारी है या कोई डिसऑर्डर है। तो उसके साथ साथ जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा, बच्चे को छोटा मोटा कट लगता जाएगा, बच्चा गिरता भी जाएगा, बच्चा उठता भी रहेगा, बच्चे टाइल्स के साथ भी लगेंगी, तो उसका लंबे समय तक ब्लड जो है, रक्त जो है वो नहीं रुकेगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक ऑप्शन है कि उसको हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैटेगरी में बच्चे को डायग्नोज सस्पेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर डायग्नोसिस के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। स्टेजेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन हो सकता है अगर आपको एल्बोज या फिर जॉइंट्स में थोड़ी सी भी स्वेलिंग दिखे। जैसे हमने बात की कि इंडिया में ऐसी सिचुएशन होती है, बहुत बार लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और जब तक चीजें एग्रीवेट नहीं होती हैं तब तक हम सचेत नहीं होते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स मिस अप हो जाते हैं तो और क्या लेटर स्टेजेस ऑफ सिम्टम्स है ताकि वो डॉक्टर्स तक एटलीस्ट पहुंच सके, और क्या क्या इंसिडेंसेस ऐसे हो सकते हैं जब वो जाने कि सचेत रहे उसके बाद अगर उनको हीमोफिलिक वो डायग्नोज हो जाते हैं? मैम, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे ही बच्चा जहाँ से आगे बढ़ता है, बच्चे की ग्रोथ बढ़ती है, तो कभी कभी गिरता है, कभी बच्चे को चोट कट लग जाती है, तो लंबे समय तक प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहती है। उसके बाद एक इसका BTCT, ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम टेस्ट आता है। उसके बाद एक PTI और APTT, ये दोनों टेस्ट ब्लड को लेकर के कि क्या ब्लड के अंदर कहीं कोई डेफिशिएंसी है कि जिसकी वजह से ये पता लगाया जाए कि ब्लड के अंदर डेफिशिएंसी और ब्लड आसानी से जल्दी से बंद नहीं हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है। तो उसके बाद मैम जो फैक्टर ऐसे टेस्ट हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए, क्योंकि बहुत रेयर हैं, क्योंकि मैं इसके पीछे आपको एक लॉजिक देना चाहूंगा कि जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि 10,000 into 1, मैं सेंसस की बात करूं तो इंडिया के अंदर अगर 1.35 135 करोड़ लोग अगर रहते हैं, तो एक साधारण सा अगर हम उसके ऊपर जाएं तो एट लीस्ट हमारे पास मिनिमम 1 लाख हीमोफिलिक्स होने चाहिए। लेकिन आज तक due to lack of awareness among the public, among the society, among the paramedical staff, अभी तक हम 26,000 प्लस ही हम डायग्नोज कर पाए हैं। मैं बात कर रहा था कि डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इज नॉट अवेलेबल। मोस्ट ऑफ द सिटीज, most of the countries, most of the cities, only metropolitan cities are there जहां डायग्नोस्टिक फैसिलिटी जो है वो है, जिसकी वजह से हमारी पेशेंट का डेथ का एक बहुत बड़ा कारण भी है। क्या इसमें भी हीमोफीलिया की बात करें तो इसमें भी अलग अलग टाइप्स हैं, लेवल्स हैं हीमोफिलिक पेशेंट्स में भी? एब्सोल्युटली परफेक्ट। आपने एक्सक्यूज मी जस्ट अ मिनट में, हाँ सॉरी, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ये बात प्रश्न उठाया है कि इसमें टाइप्स हैं, प्रकार कितने। ये एक्चुअली हीमोफीलिया के अंदर हम एक हीमोफीलिया बेसिकली क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो ब्लड को क्लॉट करने के लिए एक नेचुरल तत्व होते हैं, वो 13 प्रकार के होते हैं, जिनको हम रोमन भाषा में 1 to 13 लिखते हैं। बट मोस्टली जो देखा गया है इंडिया और एशियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंदर, वो मोस्टली फैक्टर 8 एंड फैक्टर 9 दो ही फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल हैं जो हीमोफीलिया के लिए, रक्तस्राव के लिए। बट इसके अलावा फैक्टर 5 जो वो भी रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर 7 वो भी रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर 8 और 9 की मैंने बात की है, फैक्टर 10 वो भी रिस्पॉन्सिबल है, देन द फैक्टर 11 एंड द 13। जो पेशेंट्स अभी तक इन फैक्टर्स के साथ डायग्नोज होकर के हमारे इंडिया के अंदर हमारे साथ रजिस्टर्ड हैं, जे फैक्टर्स डेफिशिएंसी अभी तक इंडिया के अंदर मिली है।
अब आपका प्रश्न था कि इसके अलावा जो डेफिशिएंसी, एक बहुत महत्वपूर्ण डेफिशिएंसी है, जो हम कह रहे हैं कि सिर्फ मेल्स सफरर हैं, फीमेल्स आर द कैरियर्स, बट वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग एक वॉन विली ब्रांड फैक्टर है, वॉन विली ब्रांड डिजीज है, जो मेल और फीमेल दोनों में सामान्यतः ब्लीडिंग डिसऑर्डर देखा जाता है। मेल का तो मैं समझ सकता हूं, बट फीमेल का आप आइडिया लगा लीजिएगा। बीइंग ए female, you much knows as per the concern of their monthly cycles, as per the concern of their at the time of delivery, like that, how she can or how they can survive their life due to the lack of all these clotting factors, all due to all these awareness. Their number is much higher than the hemophilics, but मैडम जी डायग्नोस्टिक नहीं होने की वजह से हम उन अपनी बहनों माताओं के पास पहुंच ही नहीं पा रहे। बहुत दुखद जी है। I was coming to this very important point, जैसे आपने कहा कि जो भी फीमेल्स हैं उनके मंथली साइकिल के वजह से जो भी एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, एंड हीमोफीलिया कैन बी वन ऑफ द वेरी वेरी मेजर रीजन, बट सिंस वी डू नॉट हैव द डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अवेलेबल, वो चीजें कभी डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं। तो जब हम फीमेल्स की बात करते हैं तो is it observed lot of bleeding problems during their monthly cycles, and जिसके वजह से hemoglobin भी शायद कम हो जाता है, बहुत कम? एग्जैक्टली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत से जो फीमेल्स हैं पहले तो डायग्नोज ही नहीं होता। मैं वन विली ब्रांड फैक्टर, दे हैव द 3 टाइप्स। टाइप 1 इज ए माइनर माइल्ड, टाइप माइनर माइल्ड एंड टाइप 3 इज ए सीवियर फॉर्म्स। एंड टाइप 3 के जो लोग हैं वो बहुत रेयर होते हैं। माई सेल्फ इज वन विली ब्रांड सफरिंग विद टाइप 3, एंड हमारा ट्रीटमेंट इतना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें फैक्टर 8 भी चाहिए अपने जीवन को सेफ्टी के लिए, और उसके अंदर वानविली ब्रांड फैक्टर भी होना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो वी कैन सेव आवर लाइफ। ऑन द मेन टाइम जो फीमेल्स की मैं बात करूं, क्योंकि क्या होता है कि हाँ प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग हो गई है, डॉक्टर क्या आयरन दे देते हैं, कैल्शियम का, ठीक है, ब्लड का वो एक कारण रहता है, तो गो एंड टेक दैट। तो व्हाट बेसिक चीजों का जब तक उसका डायग्नोज नहीं होगा मैम, हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्ट रूट काज ऑफ द प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग क्या है। दिस इज, मैं क्या बताऊं, आप लोग कुछ समझदार हैं कि ये हम अभी तक हमारी कंट्री के अंदर संभव नहीं हो पाया है, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए। Recognizing this problem that we do not have the diagnostic facilities available in India, but still this problem definitely exists. तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं अगर महिलाओं में excessive bleedings हो रही हैं? I'll be talking about the optimal care for all the human beings suffering from this hemophilia, and also with specific focus on females because unme excessive bleedings hoti hain, and also this cannot be diagnosed because we do not have this diagnostic facilities. तो मैं चाहती हूँ what is the optimal care that's available, आप वो बताएं। मैम उसके लिए डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है। मैं कहता हूं कि सिंपल डायग्नोसिस तक चले जाएं जो मेडिकल कॉलेज में अक्सर होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग टाइम्स एंड ब्लीडिंग टाइम्स 1, second is the PTI, and fourth is the APT. These are the 4 major diagnoses of any. अगर उनका ब्लीडिंग टाइम एक्सेस करता है तो डेफिनेटली शी इज सफरिंग विद सच एंड सच डिसऑर्डर, जो हम हीमोफीलिया, वन विली ब्रांड, फैक्टर 7, फैक्टर 5, फैक्टर 11, फैक्टर 10 कह सकते हैं। तो उसके बाद उनको आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करवाने की जरूरत रहेगी। आइदर क्या कोई क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी मेरी बॉडी में तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उनको नेचुरली प्रॉपर वे से केयर करना होगा, कहीं लगे नहीं, कहीं चोट ना लगे। और देखिए एक नेचुरल सिस्टम है, उसके लिए डॉक्टर्स को, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को, एक अच्छे हेमेटोलॉजिस्ट को, उनको कंटिन्यू वहां उनके संदर्भ में रहना।
I think, sir, these are very important inputs that everybody must be aware because जैसे हमने बात की कि यहाँ पे जब तक चीजें aggravate नहीं होती तब तक हम संभलते नहीं हैं, सचेत नहीं होते हैं, and this is a major issue that is existing in India. Please. हम कंटिन्यूसली जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है उसके वजह से जो डिफिकल्ट सिचुएशन एग्जिस्ट कर रही है, हम उसके बारे में बात करें और क्या डिफिकल्टीज हैं हीमोफिलिक केयर इंडिया में पेशेंट्स के लिए। ओके मैम, वन मोर थिंग मैम, एज जैसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है दिस इज आवर लाइफ लाइन। बहुत सिंपल सी बात है, हमें जैसे सांस लेना जरूरी है, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज जो है वो हमारा लाइफ लाइन है। ओके, सबसे महत्वपूर्ण है मैम हमारे लाइफ को, जीवन को बचाने के लिए एंटी हीमोफिलिक फैक्टर्स, जिनको फैक्टर कंसंट्रेट्स कहता है। जैसे मैंने आपको बताया है, फैक्टर 5 की जरूरत है, फैक्टर 7 की जरूरत है, फैक्टर 8 की जरूरत है, फैक्टर 9 की जरूरत है, फैक्टर 10 की जरूरत है, 11 की जरूरत है, 13 की जरूरत है, और इस सब के अलावा बॉन्ड बिलीवरेंट फैक्टर की जरूरत है। डायग्नोसिस के साथ साथ हीमोफीलिया, comprehensive hemophilia care treatment centers, they are the most important, because हीमोफीलिया के साथ ये है नहीं कि सिर्फ वो ब्लड के साथ ही एक एसोसिएटेड रहेगा, बिकॉज हमारे जॉइंट्स के अंदर डिफरेंट रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ प्रोलॉन्ग्ड ब्लीडिंग्स होते रहते हैं जो सीवर हीमोफिलिक्स होते हैं, और उनका जो जॉइंट्स हैं अप टू उनका 20 इयर्स तक पहुंचते पहुंचते उनकी जॉइंट्स की डिफॉर्मेशन हो जाती है, वो क्रिपल्ड हो जाते हैं, जिसमें अपंग, जिसको हम कहते हैं अपंगता। दूसरा, वो बच्चे जो बार बार ब्लीडिंग एपिसोड से 2-4 होते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, दे कैन नॉट कंप्लीट देयर एजुकेशन। थर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है कि जिन बच्चों को माँ बाप को सहारा देना होता है उनके ओल्ड एज में, वो माँ बाप तब भी अपने बच्चों को कंधे पर ढो करके हॉस्पिटल पहुंचा रहे होते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी है मैम, ये हमारे लिए बहुत बड़े दुख की वजह है। लेकिन इसके लिए अगर हम इन सब चीजों से बचना चाहते हैं तो 24/7 हमारी लाइफ लाइन, हमारी लाइफ सेविंग ड्रग एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर होनी चाहिए। सेकंड, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोथेरेपी, क्योंकि जॉइंट्स डिफॉर्मेशन ना हो, हम अब दिव्यांगता से बच सकें, उसके लिए फिजियोथेरेपी अंडर फैक्टर कवर ये दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जैसे हमारे बच्चों में, बड़ों में ब्रेन ब्लीड हो जाता है, एक साइलेंट किलर डिसऑर्डर इसको भी हम बोलते हैं। ब्रेन ब्लीड जो हो जाता है, स्टॉमिक ब्लीड्स हो जाता है, हिमोचोरिया, पेशाब के रास्ते ब्लड का निकलना शुरू हो जाता है, तो वो डेथ की मेन वजह वो होती है। इन सब की सर्वाइवल के लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव हीमोफीलिया केयर सेंटर की जरूरत पड़ेगी, जहां ब्लड की अवेलेबिलिटी हो, ट्रेन्ड डॉक्टर हो हीमोफीलिया केयर के अंदर, प्लस छोटा मोटा सर्जरी करना है वो सर्जरी भी कर सके, क्योंकि एक मिथ है कि हीमोफीलिया का ब्लड नहीं रुकता, हम सर्जरी नहीं कर सकते। बहुत रेयर सेंटर हैं जहां सर्जरी हो रही है। मैं आपको बताऊं, एक जम्मू के पास रजौरी डिस्ट्रिक्ट से एक लड़का था, ही इज डूइंग बीटेक इन केमिकल, तो क्या हुआ कि उसका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन था, उसको मुझे एम्स में रेफर करना पड़ा, जीएमसी जम्मू में किसी ने उसकी सर्जरी नहीं करी। अल्टीमेटली उसकी जहां सर्जरी हुई, और आपको पता ही है मैम एम्स में कितना रश रहता है, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने डिले किया, लेकिन रश की होने की वजह से नेचुरली जो पहले आए होंगे उनको पहला स्थान मिला होगा। जैसे ही इनका ऑपरेशन हुआ, 1.5-2 महीने का समय लग गया, लेकिन वो कितना पैसा खर्च करके आए, जहां पर रहने का सिस्टम क्या था, बच्चे को तो चलो मान लो एडमिशन मिल गई हॉस्पिटल में, बट व्हाट अबाउट देयर अटेंडेंस? अटेंडेंस का क्या हुआ? सेकंड, जो
वहां पर 8 से 10 बॉटल्स को ब्लड को मैनेज कर, बहुत मुश्किल होता है मैम जम्मू से उठ करके जहां किसी आदमी को ब्लड को मैनेज कर। ये सब चीजें एक कॉम्प्रिहेंसिव हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर होनी चाहिए। इन सब के अलावा बहुत महत्वपूर्ण है अवेयरनेस, आम जनमानस के अंदर एक अवेयरनेस, प्लस डॉक्टर्स को कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन ऑन हीमोफीलिया केयर, जिसको हम CMS बोलते हैं। ये एक रेगुलर फिनोमिना होना चाहिए कि व्हाट इज लेटेस्ट developments in the world on the hemophilia or the allied bleeding disorders. So these are the महत्वपूर्ण important issues जिनके ऊपर और सरकार, जिनके ऊपर हमें ये सब सोचने की जरूरत है, जिनके ऊपर हमें लगभग काम करने की जरूरत है। तो जैसे अभी हमने बात की कि the treatments that is available in India and a typical hemophilic care center should contain. बिल्कुल, और जैसे हम बात भी कर रहे थे because cost of treatment is quite high because जो anti hemophilic drug है that is very costly, not readily available in India, so it is still a huge gap that is existing. अब मैं आगे चलती हूँ और मैं जानना चाहूंगी कि किस तरीके से your organization Hemophilic Federation of India it is working in creating an awareness base amongst people. ओके, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। हेमोफीलिया फेडरेशन का ओरिजिन 1983 में हुआ था। मिस्टर अशोक बहादुर वर्मा जी एंड एयर मार्शल चांद साहब थे, उन्होंने दे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द हेमोफीलिया फेडरेशन एंड 83 के अंदर 3 चैप्टर्स के साथ हम लोग स्टार्ट किए थे। आज हेमोफीलिया फेडरेशन के अंदर 90 चैप्टर्स पैन इंडिया काम कर रहे हैं, 90 सोसाइटीज इन द डिफरेंट स्टेट्स, डिफरेंट सिटीज। और जो HFI है, हेमोफीलिया फेडरेशन है, एक वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हेमोफीलिया की एक मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल NMO, नेशनल मेंबर ऑर्गेनाइजेशन। मींस आप कह सकते हैं कि वी आर वर्किंग अंडर द डायरेक्शंस एंड कंट्रोल ऑफ द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हेमोफीलिया। जहां तक आपका प्रश्न है कि ये PWH के लिए, पर्सन विद हीमोफीलिया के लिए कैसे उनको पता चलता है, कैसे किस तरह से हम उनको वो हमारे के अप्रोच करते हैं, कैसे वो हमारे से जुड़ सकते हैं, हमारी फंक्शनरीज क्या है। तो हमारे जो लोकल चैप्टर्स हैं थ्रू आउट द स्टेट्स, वो अपना अपना काम एज ए अवेयरनेस कर रहे हैं। जैसे जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा कि स्कूल्स अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, हर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाकर के मॉर्निंग जो असेंबली के अंदर जो स्लॉट होता है, वहां पर 15-20 मिनट के विषय में हीमोफीलिया के बारे में सेंसिटाइज किया जाता है। और जो बच्चे जितने सुन रहे होते हैं उनके आसपास में अगर कोई वैसा हीमोफीलिक होगा तो डेफिनेटली वो हमारे से अप्रोच करेगा, पहली चीज। सेकंड इशू ये है कि हमारे 94 हेमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स चल रहे हैं थ्रू आउट द कंट्री, जिनको हम सपोर्ट दे रहे हैं मेडिसिन की एज ए प्रोजेक्ट हेमोटेरिन एड। और वहां पर दैट आर द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, वहां पर कोई भी ऐसा, जैसे मैंने आपको CTBT, PTI, APTT की बात करी, किसी का भी प्रॉन्ग जाता है तो वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां हेमेटोलॉजी को भेज देता है कि ये आगे काइंडली इसका आप डायग्नोज करवाइए कि हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी फैक्टर की डेफिशिएंसी है। तो ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन है, अनदर मंथली एजुकेशन कम इंटरेक्शनल प्रोग्राम है, यूथ कैंप्स हैं, वुमेन ग्रुप्स हैं। आपने वुमेन की बहुत महत्वपूर्ण बात करी, वुमेन्स ग्रुप्स हैं, द मदर्स ऑफ द चाइल्ड विद हीमोफीलिया और सिस्टर्स विद द चाइल्ड विद हीमोफीलिया, लाइक दैट ऑल। ये सब हमारे एक आर्म्स की तरह हमारे एक पार्ट है जो थ्रू आउट द कंट्री, जहां से हमें ये सब हेमोफिलिक्स को हम जोड़ने का काम करते हैं और उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि लाइफ में हम हेमोफीलिया को
ठीक तो नहीं कर सकते, लेकिन उससे होने वाली जो दिक्कतें हैं उसको कम जरूर कर सकते हैं। So also, you've been doing a wonderful job. Kudos to your organization, to the entire federation that is working for this very sensitive issue. Also, a very important point that I've been reading about your federation is that you've been providing not only optimal care, but also making people economically stable, because understanding the importance of, uh, the cost in this hemophilic treatment. So how have you been providing and making people economically stable undergoing this treatment, this kind of treatment? Yeah, exactly, ma'am. Absolutely. Another a great question. The hemophilia support has been provided by the HFI. हमें वो support वर्ल्ड फेडरेशन फॉर हेमोफीलिया से अंडर ह्यूमैनिटेरियन एड सपोर्ट वो आ रहा है, और जिसके लिए बहुत 3-4 पैरामीटर्स को हमने ध्यान में रखा है। पहला, किसी की सर्जरी ड्यू है, इमीडिएटली उसको सर्जरी करवाना है। सेकंड, अभी हमने कुछ बच्चों को क्या थ्रू आउट द कंट्री के बच्चों को प्रोफिलैक्सिस पर रखा, क्योंकि एजुकेशन सेशन चल रहा था। हमने सो दैट कि वो अपने घर पर ही ट्रीटमेंट लेकर के कंटिन्यू देयर स्टडीज। थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फिजियोथेरेपी जो दिव्यांगता उन बच्चों में आ गई थी, उनको कंटिन्यू फिजियोथेरेपी के लिए हमने फैक्टर प्रोवाइड करवाया। यू नो, हम ये कह सकते हैं कि जब मुझे पता है कि मेरी लाइफ लाइन ये है, मैं इससे बच सकता हूँ। अगर घर में नहीं पड़ी होगी तो मुझे चारों तरफ से चिंताओं ने घेरा होगा, चिंताओं के बादल मेरे फेस के ऊपर, मेरे आसपास में मंडरा रहे होते हैं। जब वही चीज मुझे लगता है यार मेरे फ्रिज में पड़ी है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता हूँ। जो मुझे वरीड करने के लिए समय वेस्ट करता हूँ, वो मैं एजुकेशन में लगाऊं। बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि हम लोग एजुकेशन नहीं पूरी कर पाते हैं। आई एम द एक्सेप्शनल केस, एंड आई थिंक आई एम द ओल्डेस्ट पेशेंट in my Jammu, and as well as me I can say as per the country who is severe with the type 3 is a severe patients, because I am only son of my parents. After that they have properly taken care of me, and after that I find a good job in the government sector, and due to the reimbursement I am right now in that stage. And one more important factor is that matter, ma'am, I am right now, my stomach is suffering since last more than 2 years, and I have spent more than 1.5 crore rupees from my pocket. As per the concern of the Hemophilia Federation, HFI has supported me more than 2 crore rupees factor for save my life, for the safety of my. This is a cost of more than 2 years for a one person. This is the important issue. This is the important factor for the safety of my life. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इन सब विषयों के अंदर हम लोग एक ऐसा सेटअप के साथ, गवर्नमेंट के साथ हम आगे बढ़े, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना हम नहीं चल सकते हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड 25 तक उनके साथ हमारा एमओयू है। 2025 के बाद क्या बनेगा हमारा, बहुत स्पष्ट सी बात है। और आज जिन बच्चों को हमने अपंगता से बचाया है, 25 के बाद वो फिर अपंग हो जाएंगे। हमारा आज उनको बचाना, इतनी मेहनत करना, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर को एस्टैब्लिश करना, वहां के लोकल बच्चों को सपोर्ट देना, उनके जीवन को बचाना, उनके जीवन में होने वाली दर्द को कम करना, उनको एजुकेशन ठीक तरीके से वो आगे बढ़े वो करना, ताकि वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न कर सके। बट अबाउट आफ्टर 2025 ये चिंता हमें भी खाई जा रही है कि हम गवर्नमेंट से एक अपील करते हैं, एक गवर्नमेंट से हम एक प्रेयर करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए सरकार की तरफ से हमें मदद चाहिए। हम पैसे से हेल्प नहीं मांग रही हैं, हम चाहते हैं कि जो हमारा ट्रीटमेंट सेंटर्स हैं, आप उनको अच्छी तरह से
मजबूत कीजिएगा ताकि हमारी लाइफ जिंदगी चलती रहे। Sir, you mentioned that you've been one of the oldest patients who is suffering from type 3 hemophilic disorder. So I wish you good health because अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो सिर्फ ये आपके लिए ही बेहतर की बात नहीं है, अच्छाई की बात नहीं है, बल्कि ये बहुत सारे उन लोगों के लिए अच्छाई की बात है जिनके लिए आपकी फेडरेशन काम कर रही है। Thank you. So you mentioned that you've been asking government and requesting government to not provide monetary aid, but to enhance the facilities that are available in hemophilic centers. Government की बात हम भी यही दरख्वास्त करते हैं, गवर्नमेंट स्टेट जो भी हो सकता है, प्लीज डू दैट फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ द hemophilic center. लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ हाउ मेड इंडिया कैन हेल्प यू, बिकॉज हमारे वी हैव ऑलमोस्ट 10 million traffic in a month, 10 million visitors, international traffic. So how Med India can help you? Sure, ma'am. Our life is on the donation. Our life is the help. You can say, we can say we cannot survive without the help of the other persons. आपने पहले ही जो सब चीजें स्पष्ट कर दी हैं कि बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है. Queen Victoria was the first carrier, and her all the three sons, those who were the Khazars of the Russia, all they were the hemophilics. And another side, this disorder is called as a royal disease. As per the concern of the royal disease, and in the context of the Indian, हम royal disease को पैसे से जोड़ते हैं, और royal भी अभी इस समय ट्रीटमेंट नहीं करवा सकता. मैंने आपको अभी अपनी एक एग्जांपल दी है छोटी सी. तो लोगों के बिना हम 26,000 अपने हेमोफिलिक्स की बात कर रहे हैं. मैंने आपको उसका लगभग 1 लाख हेमोफिलिक्स हैं. 26,000 हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण है. जब तक हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स नहीं लाएंगे, NHM नेशनल हेल्थ मिशन के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वर्ल्ड हीमोफीलिया डे को सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हीमोफीलिया के ऊपर कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन के प्रोग्राम्स नहीं करेंगे और टॉक ऑफ द टाउन नहीं बनाएंगे, तब तक हम एक अच्छा जीवन ज्ञापन नहीं कर पाएंगे. क्योंकि पब्लिक तो पता है, लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता होगा कि हीमोफीलिया है क्या. लेकिन आज के संदर्भ में जो हमने जिस बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोगों को समझ आ गई होगी. जो डोनर्स हैं, मेरी उनसे भी बहुत विनय प्रार्थना है कि आप इस कार्य के लिए एक जो बहुत ही रेयर डिजीज है, और इसके लिए आप लोग तन मन धन से आगे आए और हमारे जीवन को बचाने के लिए आप प्रयास करें. Definitely, sir, and I think this session is very, very important. We have highlighted a very important cause which hasn't been getting a lot of attention, which should get a lot of attention. So I think Med India and the entire audience of Med India, we will help you to increase the awareness and whatever we can to our best of our capacity. Thank you so much, sir, for joining us in this interview session, talking about this very, very important disease that's existing and people are not very aware about because there are a lot of reasons that we do not have the diagnostic centers and many facilities available. So I think this has proved to be a good awareness campaign, and I hope that this continues. And wish you good health and more power to your organization for taking up such an important cause. Thank you very much. Thank you, ma'am. So nice of you.